अपने घर गए हैं, उनके यहाँ नेटवर्क नहीं है। चलिए मैं आज के विषय को शुरू करता हूँ। आज का जो विषय हम लोगों ने रखा है वो बेसिकली है तो बिहार इलेक्शन के लिए, लेकिन वो केवल बिहार इलेक्शन तक सीमित नहीं है। वो भारत में जितनी भी राजनैतिक पार्टियाँ हैं, उन सभी में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जाते हैं उस पर चर्चा है, कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पार्टी में शामिल करना पड़ता है। और जो दूसरा विषय हम देखते हैं आज का कि सजातीय लोग हैं यदि अपनी जाति के अपराधियों का भी समर्थन किया जाता है। इस परिस्थिति में मैं कई बार देखता हूँ कि भले ही वह व्यक्ति अपराधी है, लेकिन अगर वो अपने स्थान से, अपनी जगह से सीट निकाल सकता है और वहाँ के लोगों का समर्थन भी उसे प्राप्त रहता है क्योंकि वो व्यक्ति उनकी जाति का होता है। तो जाति के आधार पर देखेंगे आप तो अपराधियों का भी समर्थन हो जाता है। ये कोई आज से स्थिति नहीं रही है, ये भारत में देखा जाए तो भारत में एक पुरानी स्थिति है। क्योंकि भारत में हम लोगों ने पहले ही कहा कि भारत जो है उसमें भावना प्रधान लोग ज़्यादा हैं और भारत में व्यक्ति की प्रधानता रही है। तो व्यक्ति की जहाँ प्रधानता हो जाती है, वहाँ फिर अपनी जाति के अपराधी भी जो हैं वो रॉबिन हुड की स्थिति में दिखाई देते हैं। अभी जो है बिहार में जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ 6 नवंबर से 11 नवंबर तक इलेक्शन रहेंगे और जो हमने लिस्ट देखी है वहाँ लिस्ट में बाहुबली हैं या फिर जो उनके जो बेटे हैं या बेटियाँ हैं, उनको उतारा गया है मैदान में। इसमें थोड़ा-सा हम देखते हैं कि ये राजनीति शुरू कहाँ से होती है। आखिर ये गुंडागर्दी की जो राजनीति है, वैसे तो भारत के सभी राज्यों में देखा जाए तो अलग-अलग विषय हैं, अलग-अलग मुद्दे हैं। जैसे कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल में धार्मिक आधार पर विभाजन है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो भाषा के आधार पर विभाजन हो जाता है। अभी तमिलनाडु चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, भाषाई विवाद अपने चरम पर है। कुछ राज्यों में आप चले जाएँगे तो आदिवासी, गैर आदिवासी का विषय रहता है, कहीं चले जाएँगे खालिस्तानी का विषय है। कहीं आप चले जाएँगे हिमाचल में और उत्तराखंड में तो पहाड़ी और गैर पहाड़ी का आपको विषय दिखाई दे देगा। तो भारत के अलग-अलग राज्यों में जो सत्ता संघर्ष है या जो विषय हैं राजनीति के वो अलग-अलग हैं। लेकिन 2 राज्य हम भारत में ऐसे देखते हैं, जहाँ पर जो है वह जाति जो है वह मुख्य आधार है। उसमें से एक उत्तर प्रदेश एक राज्य है, जिसमें राजनीति 2 भागों में बँट गई। एक जाति का विषय अलग रहा और दूसरा जो है वह धार्मिक आधार पर विभाजन हो गया। वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है धार्मिक आधार पर सेंट्रलाइज़ करने में सफल रही। अब इन सभी से अलग देखते हैं तो एकमात्र राज्य भारत में ऐसा बचता है जहाँ धार्मिक आधार पर कोई विभाजन नहीं है, भाषाई आधार पर नहीं है, क्षेत्रवाद विषय नहीं है। जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है पहाड़ी देशी का विषय नहीं रह जाता है। लेकिन उस राज्य का भी अपना एक विषय है और वो विषय जो है, वो विषय है सामंतवाद को लेकर के और सामंतवाद के साथ-साथ आप देखते हैं तो जाति का जो विषय है, जो अगड़ी जातियाँ हैं और पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको लेकर के वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स चलती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे कि ऐसी कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स रही हैं, एससी, एसटी में ऐसी कई जातियाँ रही जो बहुत पीछे थी। जैसे आज भी हम बात करें तो बिहार में एक जाति आती है, मुसहर जाति है, आप लोगों ने सुना होगा। मुसहर जाति के लगभग-लगभग अभी 40 लाख लोग बिहार में मिलेंगे आप लोगों को और उनकी जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब दिखाई देती है। तो जब हम देखते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय में एक आर्थिक असमानता भी एक विषय हमारा सम्मिलित हो जाता है। बाकी अस्पृश्यता जो विषय है वो तो है ही। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न खड़ा होता है कि जब सत्ताएँ आई, अंग्रेज़ों का शासनकाल था तब तो ठीक है, उन्होंने वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया, फूट डालो राज्य करो की नीति पर उनका शासन था। क्या अंग्रेज़ों की उसी परंपरा को भारतीय सत्ता ने भारतीय सा जो हमारे जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, उसी परंपरा को उन्होंने भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया? उन्होंने समस्याओं के समाधान पर जो है प्रयास किया या फिर समस्याओं का लाभ लेने के लिए प्रयास किया और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए प्रयास किया? यदि वास्तव में उन्होंने समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, तो आज भी आप देखेंगे कि स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। जैसे मैं मुसहर जाति की ही बात कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादातर ये लोग वहाँ मिल जाएँगे जो गाँव का दक्षिण का भाग होता है, वहाँ पर आपको मिल जाते हैं।
और इनमें जो है एजुकेशन से लेकर के और जो प्राइमरी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वहाँ वो भी नहीं पहुँची हैं। तो ऐसा जो है हम लोग देखते हैं कि ये असमानता रही है, लेकिन ये असमानता कब रही है? जब 30-35 साल तक जो है प्रतिनिधित्व जो है वह एससी, एसटी, ओबीसी को ही जो है प्रतिनिधित्व मिलता रहा, उसके बाद भी ये समस्या सुलझ नहीं पाई। लेकिन जो लोग सत्ता में गए, उनके अपने बेटे-बेटी मजबूत होते चले गए। उन्होंने उन्हीं को टिकट दिया, वो भले ही गुंडे हों, अपराधी हों, बाहुबली हों, वो भले ही जघन्य से जघन्य अपराध करे हों, उन पर मर्डर केस चल रहे हों, लेकिन उन सबको टिकट मिल जाता है। वो समृद्ध बने हुए हैं और जिनके नाम पर वो जिन जातियों के नाम पर या जिनकी प्रगति के नाम पर, जिनके प्रतिनिधित्व के नाम पर जब वो जो है सत्ता प्राप्त करते हैं, उनकी स्थिति में बहुत कुछ सुधार दिखाई नहीं देता है। और इसका एक कारण है कि राज्य की अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं। राज्य कहाँ जो है मदद कर सकता है, कहाँ आरक्षण दे सकता है, तो वो कुल मिला-जुला करके एक क्षेत्र हमें दिखाई देता है कि सरकारीकरण। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो जब हम आर्थिक असमानता की बात करते हैं, तो वहीं से सारा का सारा जो है ये सामंतवाद और उसके बाद जो नक्सलवाद को बढ़ावा दिया जाता है बिहार में। तो एक ऐसी व्यवस्था बनती है, कुछ लोगों के पास तो भूमि है, संपत्ति है, सब कुछ है, कुछ के पास कुछ भी नहीं है। और जिनके पास भूमिहीन हैं, उनको भड़काया जाता है, सवर्णों के खिलाफ या फिर जातियों के आधार पर संगठित किया जाता है। यहाँ 2 बातें ध्यान देने के लायक है कि एक भारत जब गुलाम था, तो जब भारत गुलाम था, ब्रिटिश शासन का था, वहाँ तो ये फूट डालो राज्य करो की नीति ठीक थी। उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र होने के बाद भारत में एक संविधान लागू हुआ। भारत की अपनी एक कानूनी व्यवस्था हुई, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई, हमने अपनी सरकारों का चुनना शुरू कर दिया। अब लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा को, किसी भी प्रकार का अराजकता को समर्थन नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि ये बात ठीक है कि समाज में समस्याएँ हैं। अगर समाज में समस्याएँ हैं, तो फिर उनका सामाजिक जो है समाधान और संवैधानिक समस्याएँ थी, तो उनका जो है संवैधानिक समाधान खोजाना जाना जाना चाहिए था। आर्थिक असमानता थी, तो आर्थिक असमानता का भी जो है वो समाधान जो है संवैधानिक तरीके से खोजने की आवश्यकता थी, ना कि हिंसा के बल पर या किसी अन्य तरीके के से या वर्ग संघर्ष से या अराजकता के बल पर। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है कि वर्ग समन्वय का कोई भी प्रयास जो है प्रयास किया गया। स्थिति यह आ गई कि ये संघर्ष बढ़ते-बढ़ते हुए पहुँचा लाल सलाम के झंडे पर। और लाल सलाम का अर्थ क्या था उस समय? तो उस समय यही था कि जिसके खेत में ये झंडे गाड़ दिए गए, वहाँ पर फिर वो खेती नहीं कर सकता है, कृषि नहीं कर सकता है, या तो फिर जो है उनकी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा सरकारों के द्वारा किया जाने लगा, गुंडागर्दी बढ़ने लग गई। और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा था, यह सत्ता के समर्थन से होना शुरू हुआ। एक बात हम लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी, लोकतंत्र में सबसे अधिक अराजक स्थिति वह होती है जो सत्ता समर्थित हिंसा होती है। या सत्ता समर्थित जो है सांप्रदायिक द्वेष होता है या वैमनस्य फैलाया जाता है। सत्ता का काम ये नहीं है, सत्ता जो होती है वह सबके लिए बराबर होती है। उसमें जो है जाति के आधार पर या धार्मिक आधार पर या भाषाई आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता है। भारत का जब संविधान लागू हुआ तो उसमें नागरिकों का महत्व दिया गया था। नागरिकों को महत्व होना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु लगा करके फिर उसमें जो है परिवार, गाँव, समाज को बाहर करके उन सभी को अधिकार दे दिए गए जिनको अधिकार प्राप्त नहीं होने थे, और वही वर्ग संघर्ष का कारण बना। जब ये स्थितियाँ आने लग गई कि एक वर्ग का दमन होना शुरू हुआ, उसके बाद जो बिहार में जो दंगे देखते हैं आप लोग, वो दंगे हुए, सामूहिक नरसंहार होने लगे, कहीं बारे नरसंहार हुआ। उसके बाद आप जो है भागलपुर का देखते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे तो अपराधियों के विरुद्ध ऐसे भी षड्यंत्र चलाने पड़े या पुलिस वालों को ऐसी भी कार्यवाही अपनानी पड़ी कि जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी गंगाजल, तो लगभग 32 लोगों की वहाँ पर आँख जो है फोड़ दी जाती है। तो इतना अपराध जब चरम पर हो गया तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो है अन्य तरीके अपनाए जाने लगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, यह सब कुछ राज्य के समर्थन में, संरक्षण में हुआ, जबकि उसके दूसरे तरीके, अन्य तरीके निकाले जा सकते थे। जैसे हम श्रमजीवियों की बात करते हैं, तो श्रमजीवियों को मदद कैसे पहुँचाई जाए, उनकी उन्नति कैसे हो, तो उसके लिए हम लोगों ने कृत्रिम ऊर्जा पर बात करी थी, या फिर हम अन्य नीतियाँ बना सकते हैं। राज्य को यह अधिकार है कि वह आर्थिक स्तर पर पिछड़े हुए लोगों के लिए नीतियाँ बना सकता है, किंतु किसी प्रकार से हिंसा का समर्थन करे, अराजकता को बढ़ाए, ये स्थिति उचित नहीं है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम भी हमें देखने पड़ेंगे।
जब इस प्रकार की स्थिति हुई, तब फिर आप देखते हैं कि उसका विरोध करने के लिए अन्य लोगों को भी संगठित होना पड़ा और जब संगठित होना शुरू हुए, तो धीरे-धीरे हर एक जो है वर्ग का एक बाहुबली, एक गुंडा, एक अपराधी खड़ा हो गया। अब आप उसे जो है ये कह सकते हैं कि राज्य ने समर्थन दिया और राज्य के कारण जो है दोनों तरफ से जो है कोई न कोई जिन्हें रॉबिन हुड की उपाधि दे दी गई या उस तरफ बनाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के लोग जो है समाज में उभर कर के आए। जैसे हम दलितों में देखते हैं तो वहाँ से एक नाम हमें दिखाई देता है। वहाँ से अशोक महतो को आप दिखाई देगा कि उन्होंने जो है एक लड़ाई स्टार्ट करी। इसी तरह से आप देखेंगे कि एक सेना बनी उसके दमन के लिए रणवीर सेना का जिसमें ब्रह्मेश्वर मुखिया वो भी एक तरह से बाहुबली की ही छवि रही। उत्तर प्रदेश में भी एक समय ऐसी ही स्थिति थी जहाँ मुख्तार अंसारी आपको दिखाई देंगे, अतीक अहमद जैसे अपराधी आपको दिखाई देंगे सत्ता में। ऐसे ही आप मोकम्मा से देखेंगे तो आप वहाँ से अनंत सिंह हो या सिवान से शहाबुद्दीन जैसे जो नेता निकल कर के आए। और ये इस प्रकार के नेता थे जिन्होंने पुलिस वालों से सीधे टकराने की हिम्मत करी, उनसे भी डरे नहीं। ऐसी स्थितियाँ आ गई थी कि राज्य के संरक्षण में सब कुछ हो रहा था और लगभग 1500 से अधिक जो है अपहरण हुए और अपहरण अपहरण भी बैठ करके सत्ता जो है सीएम हाउस में सारा का सारा सब कुछ मैनेज किया जाता था, कितना लेन-देन करना है, क्या करना है। कहने का ये मतलब है जिस राज्य के ऊपर हमने लॉ एंड ऑर्डर का जो है भार दिया है कि सुरक्षा और न्याय उसका मुख्य दायित्व है। राज्य ने सुरक्षा और न्याय को छोड़ कर के जो है, वो जनहित के और समाज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि इससे समाज के किसी वर्ग का भला होगा। कुछ-कुछ दिखता भी है, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो उसके जो गंभीर परिणाम दिखे वो मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट होना था, जो कंपनियाँ आनी थी वहाँ पर जो इन्वेस्टर थे, वहाँ पर उन्होंने पैसा लगाने से मना कर दिया। जो पहले से उद्योगपति जो वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड थे, जो पहले से थे, उन उद्योगपतियों के बच्चों को उठा लिया जाता था। मुझे ध्यान है कि जब मैं छोटा रहा होऊँगा, मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष के आस-पास रही होगी। बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, लेकिन इतना ध्यान है कि हमारे यहाँ कहा जाता था शाम को 4 साढ़े 4 5 बज जाए तो उसके बाद जो है, कोई गाँव से बाहर नहीं निकलता था। कुछ हमारे परिवार के भी लोग हैं जो शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे दूसरे गाँव से आ रहे थे, किसी विवाह को अटेंड करके। तो वहाँ पर जो है गोलियों की आवाज़ आई, तो गाँव के लोग जो है बड़ा डर जाते थे। ये स्थिति बनी हुई थी क्योंकि पूरी तरह से गैंगवार चल रहा था। तो हमारे यहाँ एक तरह से डेवलपमेंट एक सही दिशा में जा रहा था। मैं देखता हूँ बिहार जो है वो सही दिशा में प्रगतिशील दिशा में जा रहा था, उस समय बिजली भी थी। लेकिन एक ऐसा समय भी आया कि जब लोगों ने जो है बिजली के तार के ऊपर कपड़े सुखाने शुरू कर दिए। ये सारा का सारा जो परिणाम था, अराजकता का परिणाम था, हिंसा का परिणाम था। क्योंकि वहाँ से सारे उद्योगपतियों ने अपना पैसा निकाल लिया, परिणाम ये निकला कि वहाँ पर आप देखेंगे तो जो आर्थिक स्थिति है वो सबकी खराब होती चली गई और उसका परिणाम निकला जो है पलायन। तो दूरगामी परिणाम जब ना सोचे जाए और समस्याओं का समाधान ना किया जाए, लेकिन इन सब के बीच आप देखेंगे कि बाहुबलियों की स्थिति मजबूत होती चली गई, भले ही वो जेल में चले गए। आज जो हैं उनके बेटे, उनके बेटियाँ जो है दोबारा से उसी राजनीति में जो है कदम रख रहे हैं। जैसे आप अब देखेंगे तो इस समय जो है शिवानी शुक्ला को देखेंगे आप या फिर आप आनंद मोहन को देखिए, अनंत सिंह को देखिए या फिर अभी जो शहाबुद्दीन का जो बेटा है, तो आप इन सभी को देखेंगे तो ये लोग जो है राजनीति में जो है अपना पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके जो घर से हैं इन्हीं को प्रतिनिधित्व दिया गया अर्थात अपने ही समाज से किसी अन्य को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। केवल अपने ही परिवार के लोगों को बढ़ाया गया है। बाकी जो पलायन की स्थिति बनी हुई है, उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया और ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही। आखिर कारण क्या है? तो जब मैं कारणों पर विचार करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जहाँ उद्योगपति भी निवेश करते हैं। पहली जो चीज़ मुझे दिखाई देती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर जो है, किसी राज्य के लिए बहुत मैंडेटरी है। दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी चीज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन और चौथी चीज़ जो होती है, वो होती है लो कॉस्ट लेबर। ये 4 चीज़ें कोई भी जो है राज्य जो राज्य है अगर प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, जॉब्स होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। उसके बाद सड़कों की स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है और जानबूझ करके सड़कें जो है खराब की जाती है। एक प्रकरण मैं सुनता हूँ कि लालू प्रसाद यादव एक गाँव में जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप जो है इस गाँव में सड़क बनवा दीजिए।
तो लालू प्रसाद यादव का उत्तर आता है कि आप लोग सड़क का करेंगे क्या? आप लोगों के पास गाड़ी तो है नहीं। गाड़ी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है कुछ लोगों के पास है और आप लोग तो जो है पैदल आने-जाने वाले, जब गाड़ी ही नहीं है तो आप लोग करेंगे क्या गाड़ी का? दूसरा पक्ष मैं ये भी देखता हूँ कि सड़कें इसलिए नहीं बनने दी गई, सड़कें बनती तो नेता पहुँचते तो जन जागृति होती, सड़कें बनती तो लोग शिक्षा के लिए जाते, बच्चे जो है पढ़ पाते, समझ पाते, उनकी जागृति होती तो वो हिंसा का समर्थन नहीं करते। लेकिन लोगों को एक षड्यंत्र पूर्वक जो है, वो उन्हें जानबूझ करके जो है अशिक्षित रखा गया, उन्हें मुख्य धारा में नहीं आने दिया गया, ताकि जो है अपनी सत्ता केवल और केवल बनी रहे और उसमें भी अपनी सत्ता में भी कौन, तो सिर्फ़ अपने परिवार के लोग, अपनी पीढ़ियाँ, भले ही वो लोग उन पे मर्डर के चार्जेस हो, सारे आपराधिक मामले दर्ज हों। शहाबुद्दीन की बात करें तो कहा जाता है कि उन्होंने सीवान में काफ़ी काम किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं, तो आप विकास के किसी कार्य को अपराध के मामले से दबा नहीं सकते। अपराधी अपराधी होता है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसी राजनीति है कि यहाँ पर जो है हर जाति का व्यक्ति अपनी जाति के अपराधी का समर्थन कर देता है। ये कोई स्थिति आज की नहीं है, हज़ारों वर्षों की यही स्थिति है। हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो रावण को सिर्फ़ ये कह कर के महिमा मंडित कर देते हैं कि रावण तो जो है वो पंडित था, और मैं कहता हूँ ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो पंडित या ब्राह्मण कहे, उसे केवल और केवल राक्षस कहा जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ उन वर्णों में जो है, उन चारों वर्णों से अलग कर दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये जो अपराधी है, वो भले ही किसी भी वर्ग से निकले, उसे केवल अपराधी कहा जाएगा, उसे राक्षस कहा जाएगा। वह अराजक कहला सकता है, लेकिन उसका संरक्षण इस आधार पर नहीं हो सकता है कि वो हमारी जाति का है। लेकिन इसी का जो परिणाम है, वो आज हम लोग देखते हैं कि फिर से वही सब कुछ दोहराने का प्रयास किया जा रहा है और मजबूरी में जो विपक्ष है, विपक्ष भी वही नीति अपना रहा है। क्योंकि साधारण व्यक्ति चाहे, अगर एक सीधा-साधा शरीफ व्यक्ति चाहे किसी बाहुबली से टकरा जाए या वो चुनाव जीत जाए, तो ये संभव दिखाई नहीं देता है। भारत की जो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था है, राजनैतिक व्यवस्था है, वहाँ गुंडा है, कोई अपराधी है, कोई दबंग है, वही चुनाव जीत करके आ सकता है। और ये सारा का सारा जो दोष है, यह व्यवस्था का दोष है। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था बनी, वो व्यवस्था शक्ति संग्रह के आधार पर बनी, शक्ति के केंद्रीयकृत सिद्धांत के आधार पर बनी। और अभी कुछ दिन पहले हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग एक इलेक्टोरल बोल्ड बो बो बॉन्ड पर वो चर्चा कर रहे थे कि इसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि बाहुबलियों की जो राजनीति मजबूत हुई है, वो इसी कारण मजबूत हुई है। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तो उन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एकमात्र जो उद्देश्य था इंदिरा गांधी का, वो यही था कि जो विपक्षी दलों को जो पैसा मिल रहा था, जो संपत्ति मिल रही थी, उन सब पर नज़र रखी जाए और इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे धीरे-धीरे अगले 10-20 वर्षों के पश्चात जो है, वो इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग या जिनके पास आर्थिक स्तर पर संपन्न थे, वो लोग जो है सत्ता में उनकी घुसपैठ बढ़ती चली गई। कारण क्या है? कारण यह है कि चाहे आप इलेक्टोरल बोल्ड बॉन्ड को जो है असंवैधानिक घोषित कर दीजिए। एक बात हम सभी को स्वीकार करनी पड़ेगी कि जितनी भी पार्टियाँ हैं, सबको चुनाव लड़ने के लिए कहीं न कहीं से धन की आवश्यकता होती ही होती है। इनके पास अपना कोई बिज़नेस या फंड नहीं होता है, ये धन लेते हैं और धन कहाँ से लेते हैं? तो धन ये जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है नेता ये उद्योगपतियों से ही लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जहाँ उद्योगपति की जो है उसकी पहचान को छुपाया जा सके। अन्यथा आप देखेंगे जो अनिल अंबानी की जो स्थिति हुई, ये मायावती के समय में वो स्थिति हो सकती थी। तो जब ये सब कुछ हो गया तो फिर आप देखेंगे कि जिनके पास हथियार थे, बंदूक थे, उन्होंने उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करके पैसा लेना शुरू किया। क्योंकि कहीं न कहीं से पैसा तो चाहिए था और जो सीधे-साधे शरीफ लोग थे जहाँ जिन्हें कहीं से फंड मिल सकता था, वो लोग राजनीति में नहीं आ पाए। तो यहाँ से अगर आप पैसा जो है या फिर जो भी धन मिल रहा है, अगर आप उसको किसी प्रकार से प्रतिबंधित करते हैं, तो वो अगर 1 नंबर से नहीं आएगा तो 2 नंबर से आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि पैसा कहीं न कहीं से तो पार्टियाँ लेती ही हैं। जो पिछली बार की जो घटना हुई हमने देखा, वहाँ पर सभी पार्टियों ने लगभग उद्योगपतियों का विरोध किया और गाली दी। आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आप जिन उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, वो आपके ऊपर पैसा लगाएँगे या आपको जो है वो फंड करेंगे? वो फंड करते हैं तो वो इसलिए करते हैं ताकि अपने लिए नीतियाँ अपने लिए बना सकें।
लेकिन यही तरीका दिखाई देता है, अगर आप इस तरीकों को बंद कर देते हैं, तो फिर दूसरा तरीका ये है कि वो 2 नंबर का पैसा आएगा या फिर जो बाहुबली है वो एक्सटॉर्शन से, ब्लैकमेलिंग से, अपहरण से, इस प्रकार से पैसा वसूलेंगे और उनकी जो है राजनीति में उनका वर्चस्व बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में सीधे-साधे जो लोग हैं, वो व्यवस्था के ही शिकार हैं। अर्थात अच्छे लोग राजनीति में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लगातार इस बात पर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक जाति पकड़ ली है। किसी ने जो है वो भूमिहार पकड़ लिया है, किसी ने मुसलमान पकड़ लिया है, किसी ने जो है वो यादव पकड़ लिया है और इस प्रकार से उनका तो लगातार भला हो रहा है। लेकिन समाज का निरंतर पतन हो रहा है और वर्ग संघर्ष, वर्ग विद्वेष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मैंने अपनी बात रख दी है, आप लोग जो है अपनी बात बताएँगे। बाकी कोई प्रश्नोत्तर होगा या कोई विषय में कोई डाउट होगा तो जो है मुनि जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जी, धन्यवाद। सभी बंधुओं को नमस्कार। बताइए आदरणीय। विचारों के ऊपर जो है रेडीमेड प्रभाव हमें सही चीज समझने से रोकते हैं और इतिहास न जानकर हम वर्तमान में सिर्फ अनगाइडेड पतंग की तरह ही उड़ सकते हैं, कहीं पहुंच नहीं सकते। बिहार की जो स्थिति थी कामोवेश उत्तर प्रदेश की लगभग स्थिति थी, फिर भी अलग थी। कांग्रेस पतन हो रहा था, जेपी आंदोलन, भाजपा के लोग मिल करके प्रयास कर रहे थे कि सवर्णों के वर्चस्व वाली कांग्रेस को खत्म किया जाए, जहां प्रधान से प्रधानमंत्री तक ब्राह्मण थे। प्रधान भी ब्राह्मण होता था, प्रधानमंत्री भी ब्राह्मण होता। बिहार के लोगों ने इस विषय पे सोचना शुरू किया। समाज गली चौराहे पे हम दिखते हैं और सत्ता के गलियारे में ये दिखते हैं। वोट की लाइनों में हम खड़े होते हैं और सत्ता की गद्दी पर ये बैठते हैं। यह हमें मंजूर नहीं और इसके खिलाफ काम शुरू हुआ। भाजपा के लोगों ने इसको हवा दिया। कांग्रेस ने अपने हाथ से सत्ता जब जाते हुए देखा तो माले के रूप में एक नक्सली योजना शुरू किया जो दलितों की मुख्य रूप से सेना थी, जो जिनकी टकराव यादवों से था, ब्राह्मणों से था, राय से था, ठाकुरों से था। ये इन सब के खिलाफ थे जिनके पास जमीनें थी। ये जमींदारों के खिलाफ। लालू प्रसाद यादव की राजनीति की सारी शुरुआत हुई। उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा और उन्होंने सब कुछ के दांव पर एक चीज को रखा कि जो शोषण की बात है, जो अपमान की बात है, जाति का संबोधन करके कोई किसी का अपमान नहीं कर पाएगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। इसके लिए हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा। भारत के बड़ी कंपनियां हमारा साथ नहीं देंगी। वो चलेगा लेकिन मानवीय घृणा नहीं चल पाएगी। बिहार जैसे प्रदेश में जहां खेती सवर्णों और बैकवर्डों के हाथ में है, दलितों के पास सिर्फ खाली हाथ और कुछ नहीं। उन्होंने सवर्णों को अपनी पार्टी से टिकट दिया और पिछड़ों की बात किया।
और इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को खत्म किया। लेकिन भाजपा जब अलग होकर एक तीसरा ध्रुव बनने लगी, तो लालू प्रसाद यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, ऐसे तमाम नेता उभरे जिन्होंने एक अलग दिशा, एक अलग राह पकड़ी और उस पे उन्होंने राजनीति किया। और ऐसा नहीं है, सत्ता तो हत्या के दम पर ही आती है, चाहे जो सत्ता हो। उसको इस नजरिए से सोचना गलत है कि सत्ता पाने के लिए हत्या हुई। सत्ता पाने के लिए हमेशा हत्या होती है, आज भी हो रही है और उस समय भी हुई। लेकिन उन लोगों ने जो काम किया वह वास्तव में सराहनीय है। उत्तर और प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेशों में जातीय घेरा को उन्होंने लगभग लगभग रौंद डाला और यह मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम। रही बात इनके भ्रष्टाचार के लिए, आज जब अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो सकता है, रामदेव जैसे लोग ठग हो सकते हैं, अन्ना हजारे जैसा आदमी भगोड़ा हो सकता है, तो लालू प्रसाद यादव घोटालाबाज क्यों नहीं हो सकता। जहां टीवी तय कर रही है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, समाज कह रहा है कि लालू हमारा नेता है, समाज कह रहा है कि मुलायम हमारा नेता है, बहन मायावती हमारा नेता है, और टीवी बताएगी कि नहीं ये लोग भ्रष्टाचारी। तो टीवी समाज के लिए तो नहीं बोलेगा, टीवी तो वह बात बोलेगा जो उसको पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वह पैसे से चलती है, वो समाज से तो चलती नहीं है। और उसके दम पर लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, बहन मायावती ने अपनी राजनीति की शुरुआत किया और अपने लक्ष्य को इन लोगों ने पूरा किया। सामाजिक समरसता को बनाया और फिर विकास की गति मिली समाज के सभी वर्गों को। आज सभी वर्ग इन प्रदेशों में सम्मान के साथ खड़े होकर अपनी बात कर लेते हैं। जहां इनके जैसे नेता नहीं रहे, वहां पर इन वर्ग के लोगों को आज भी दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा ने इनको उचित सम्मान वहां नहीं दिया हुआ है। यह जमीनी हकीकत और सच्चाई है। इससे कोई आदमी मुंह मोड़ ले, उसके बारे में कुछ भी दलीलें दें, वह स्वीकार्य नहीं है उस वर्ग के लिए जो घृणा के पात्र बनते थे सिर्फ जाति में जन्म लेने की वजह से। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। हाँ, नमो नमः। जी बताइए सभी आदरणीय। को हाँ, धन्यवाद। राजनीति में बढ़ते आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और सजातीय अपराधियों के समर्थन इत्यादि पर चर्चा है। हम यह कहना चाहेंगे कि ईवीएम और माफिया तंत्र, ईवीएम की वजह से और राजनीति में अपराधियों के घुसपैठ के जो उनका संसदीय निलंबन है, यह दोनों बहुत काम किए हैं। और सरकारें जो है कि माफिया तंत्र, आतंकवाद तंत्र, नक्सल पंथी तंत्रों को जो है कि बहुत कुछ कुचला है। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि राजनीति से अपराधियों का जो है कि प्रवेश दिन प्रतिदिन कम हुआ है और सजातीय अपराधियों का भी समर्थन कम हुआ है। और अपने जाति के जो सजातीय अपराधियों का समर्थन था, उसके बजाय सजातीय जो है कि नेताओं का समर्थन अधिक बढ़ा है और यह बढ़ भी रहा है और कहीं कहीं कुछ दृष्टिकोण से घट भी रहा है। लेकिन एक चीज है
सत्ता का लोभ और स्वार्थी तत्वों का राजनीति में बहुत बड़ा जो है कि स्थान बन चुका है और राजनीति के माध्यम से धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ी है। अब बिहार के राजनीति में देखिए मुकेश साहनी इतना बढ़िया से ब्लैकमेल किए, भाजपा को ब्लैकमेल करने का प्रयास किए लेकिन भाजपा ब्लैकमेल नहीं हुई, तो उन्होंने जो है कि तेजस्वी यादव के साथ जो है कि अपना समझौता बढ़ाया और ब्लैकमेल किया, क्योंकि मूल बात है थोड़े 2% जो है कि वोट है उनका बिहार में, लेकिन उन्होंने ब्लैकमेल करते हुए अपने आप को उप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करवा लिया। यह सत्ता का लोभ और यही सत्ता पाने के लिए यह सब समझौते होते रहते हैं। हमें सत्ता मिले इसके लिए हम किसी का समर्थन कर सकते हैं और सत्ता पाने के लिए किसी से कैसा भी समर्थन प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी शर्तों पर तैयार हो सकते हैं। इससे क्या होगा, राजनीति में यह स्वार्थ नीति का गठबंधन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और यही रह गया है राजनीति में कि जो सत्ता में है वो सत्ता संभालने के लिए सारी कवायद कर रहा है, जो सत्ता के बाहर है वो सत्ता पाने के लिए सारी कवायद कर रहा है। नीतियों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, सिद्धांतों का कोई प्रतिपादन नहीं हो रहा है, न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, न इस पर कोई नेतृत्वगण विशेष चर्चा ही कर रहा है और पूरी की पूरी राजनीति इसी दो खेमों में बटी हुई देखी जा सकती है और इसी सत्ता पाने और सत्ता संभालने के लिए जो है कि आरक्षण, तुष्टीकरण, कट्टरता और स्वार्थी तत्वों का जो है कि प्रवेश इत्यादि इत्यादि परिणाम होते हैं और इसी के कारण जो है कि हम कारपोरेट जगत को अधिक से अधिक उनके ऊपर राजनीति जो है कि डिपेंडेंट होती जा रही है। वोट को खरीदना है सुविधाएं दे करके, जैसे अभी जो है कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया सबके खाते में भेज दिया, लेकिन वो 10,000 आएगा कहाँ से? तो निश्चित ही यह पैसा कारपोरेट जगत से आएगा और कारपोरेट जगत को जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनको से पैसा लेने के लिए इनके कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं कानून के द्वारा, संविधान द्वारा या व्यवस्था के द्वारा और धीरे धीरे जो है जनता 10,000, 5,000, 20,000, 2,000, 3,000 रुपये महीने के लिए धीरे धीरे सारे अधिकार जो है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में अपनी देती जाएगी, क्योंकि सत्ता संभालना है। सत्ता संभालने और पाने में जो खेल होता है वह 1-2% वोटों का खेल होता है और 1-2% साधने के लिए हमारे पास यदि 35%, 36%, 37% वोट है तो अगला 37.5% वोट पा करके जो है कि सत्ता पा सकता है। तो इसके लिए प्रयास किया जाएगा, हम 40-42% पाने के लिए हम क्या उपाय करें। इसके उपाय करने के लिए जनता को लालच दिया जाता है कि हम यह सुविधा जो है कि दे रहे हैं, तो उससे 1-2% का जो है कि वृद्धि हो जाती है। वो 1-2% के लिए ही जो है कि हम राजनीति में या सत्ता पक्ष के लोग
या विपक्ष के लोग उस 1-2% वोट पाने के लिए मुट्ठी भर जो वोट है 1-2% के जातीय राजनीति में है, वो अपना अधिक से अधिक सीट बढ़वाने के लिए, अधिक से अधिक पद प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए जो है कि प्रयास करता है। उसमें जनता का एक बड़ा वर्ग इस भय से वोट देता है, कहीं यह जो हमारे वर्ग का जो विरोध है आरक्षण में है, तुष्टीकरण में है, आतंकवाद में है, अलगाववाद में है, अराजक तत्वों को जो है कि सपोर्ट करने वाली जो तत्व हैं, इनके पास कहीं सत्ता में न आ जाए, इसके लिए वो जो है कि अपना समर्थन जो है कि विशेष पार्टी के पक्ष में अधिकाधिक निस्वार्थ रूप से बनाए रहते हैं। यह उनका जो है कि शोषण होता है और उनके शोषण के द्वारा 1-2% वोट और अधिक पाने के लिए सारी कवायद की जाती हैं। दूसरी तरफ जो मुख्य धारा विरोधी होते हैं, वो सोचते हैं किसी भी तरह देश को कमजोर किया जाए और जो अपनी एजेंडे लागू करने वाले में लगे हुए हैं, इस्लाम, ईसाईयत, वो चाहते हैं कि हमारा एजेंडा लागू हो। उनको देश से मतलब नहीं है। वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो चाहते हैं हमारा एजेंडा लागू हो। उस विचारधारा के लोग, उनसे संबंधित जो जनता होती है, वो अपना जो है कि समर्थन अंध रूप से बनाए रखती है। इसीलिए मुसलमान को वोट नहीं देता है। मुसलमान जितना ही वोट देता है वह मुख्यधारा विरोधी को वोट देता है। इस तरह से सत्ता पाने वाले जो वर्ग है, सत्ता पाने की कवायद में लगे हैं, वो 25-30% वोट पा लेते हैं और कुछ जातीय वगैरह गणित करके 35, 36, 37 तक पहुंचते हैं। लेकिन उनको जो है कि जो सत्ता में है, जिसके पास उसे 1% अधिक वोट पाना है, तो हम उन तत्वों से जाके समर्थन कर सकते हैं या अपनी सत्ता प्राप्त करने के पहले ही हम अपनी सत्ता को बेच देते हैं। भाई, इस सत्ता को मैं बेच रहा हूँ, तुम भी इतना सीट ले लो, हम तुमको अपने हाथ में अपना सत्ता पाने पर हम इसको बेच देते हैं पहले से ही, लिखित रूप से, सर्टिफिकेटेड तौर पर हम सत्ता तुमको बेच रहे हैं। बस हमारा जो है कि इस सत्ता में आने का उपाय किसी तरह बन जाए। तो यह सत्ता पाने की कवायद, वैसे ही सत्ता संभालने की जो कवायद होती है, उसमें भी जो है कि उन 1-2% लोगों को अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी सारी कवायद करते हैं। और यहाँ पर उन लोग बहुत ज्यादा अधिक फायदा पाते हैं जो 2%, 4% का जो है वोट बैंक बना के चलते हैं, उस पर अपना पकड़ रखते हैं। और उसमें जो अब रह गई बाकी जनता, अब 2-4% वाले वोट का अपना खेला चलता है। बाकी जनता जो है कि यह समझती है कि जो मुख्य धारा विरोधी है, और मुख्य धारा विरोधी में भी जो है कि 25-30% जनसंख्या है, और मुख्य धारा के सापेक्ष भी जो है कि जो चलने वाली जनता है वो भी 25 है, 30%, दोनों बराबर है। और 40% जनता बचती है जो कि जातीय प्रभाव से और अपने वोट को बेचने, खरीदने इत्यादि में जो है कि विश्वास करती है। क्षेत्रीयता के आधार पर वो बढ़ती है, कौन हमको अधिक समर्थन देता है। तो उसमें से 40% जो जनता बचती है, उसमें से अधिक अधिक जो है कि यदि हम 10-11%, 7-8%, 10% जनता जो है कि बट जाती है और वो भ्रमित रहती हो किसको वोट दें, बचे जो है कि 30% जनता जो में कोई उसमें से 10-5% अधिक वोट अधिक ले लेता है, उनसे जो है कि सभी लोग बंटवारा चाहते हैं। तो 15% जनता में कुछ लोग जो है 30% जनता में स्वाभाविक रूप से कोई जो है कि 7-8% खींच लेता है।
और दूसरा भी जो है कि 5-7% खींच लेता है, तो बचता है बाद में 2-3% जनता के लिए, उसी में सारी सौदे होती हैं और जनता सोती रहती है और सत्ता जो है कि अपना वहां पर बनाने और बिगाड़ने का खेल लोकतंत्र में चलता रहता है। यह रह गया लोकतंत्र में, सिर्फ इतनी ही बात रह गई है कि सत्ता कैसे प्राप्त किया जाए, सत्ता कैसे संभाला जाए। जी। अब अपराधियों का बढ़ता हुआ प्रभाव जो है कि भाई ईवीएम और जो है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो जो प्रभाव हुआ, ईवीएम लागू हुआ, चुनाव आयोग ने, टीएन शेषन ने जो प्रभाव किया, शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि अपराधियों का जो वर्चस्व बढ़ता है इसी से बढ़ता है। एक तो जो है कि बूथ कैप्चरिंग के द्वारा और जमीन कैप्चरिंग के द्वारा या इस सब चीजों के द्वारा अपराधियों का प्रभाव बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे जो है कि जमीनी मामले जो है कि भू माफिया को तोड़ा गया, नक्सलाइटों को तोड़ा गया और चुनाव आयोग ने जिस ढंग से चुनाव कराना शुरू किया, उसे अपराध और न्यायपालिका ने भी ऐसे अपराधियों को जो है कि क्षेत्र को रोक दिया गया। तो इस तरह से जो अपराधियों का था प्रभाव कम हो रहा है। लेकिन सामाजिक विषमता तो हम नहीं कह सकते हैं। सब समाज के लोग जहाँ तक हैं सब व्याभिचारी वृत्ति में जा रहे हैं, सब जो है कि परिवार के जो है कि बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, सब जो है कि शिष्टाचारिता को अपना रहे हैं। तो सामाजिक विषमता की कोई बात नहीं रह जाती है, सब एक ही ढर्रे में अपसंस्कृति को अपना रहे हैं। आर्थिक असमानता बहुत बढ़ रही है। आर्थिक असमानता और अत्यधिक बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भले ही अर्थ के रूप में थोड़ा सा आय और धन के रूप में वृद्धि हो रही है, लेकिन उस आय का मूल्य जो है कि जिस ढंग से हमारी जरूरतें बढ़ी हैं, उस हिसाब से जो है कि हमारी जो आय बढ़ नहीं रही बल्कि और घट रही है, क्योंकि व्यवस्था इस ढंग से दी जा रही है। आज जो है कि ऑनलाइन जुड़े रहना क्लास में जो है कि एक आवश्यकता हो गई। अब 15,000 रुपया का मोबाइल और 1,000 रुपया का पैकेज जो है कि 3 महीने का, यह मान लीजिए, और इसी चक्कर में 2-3 छात्र हैं, परिवार में हैं, तो यह अनावश्यक रूप से जो है कि हर परिवार में 2-3 हज़ार रुपया महीना मोबाइल का खर्चा बढ़ गया है। काहे कि 2-3-4 मोबाइल हैं, तो उसमें कुछ हर मोबाइल में पैकेज चाहिए। पहले था जो है कि लाइफ टाइम जो है कि कॉलिंग सुविधा उसको समाप्त किया गया, ताकि जनता उतनी जो है कि सिम रखने पर बाध्य रहे और सबके लिए सिम अलग हो, सबका अपना व्हाट्सएप चालू हो। अब तो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हो गया, सारी व्यवस्था हो गया, तो ये हर परिवार के लिए 3-4 मोबाइल आवश्यक हो गया। उस हिसाब से जो है कि 2-3 हज़ार रुपया महीना खर्चा बढ़ गया। उसी तरह से जो है कि जो सरकारी अस्पताल थे, सरकारी शिक्षा व्यवस्था थे, उसका इतना डोमिनेशन किया गया कि आम जनता के लिए वह अनुपयोगी हो गया। अब उनको प्राइवेट में शिक्षा और चिकित्सा लेनी है, निश्चित ही जो है कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा वह आर्थिक भार के रूप में वो आ रहा है। तो कुछ आय तो बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से जो है कि नहीं बढ़ी है जितने हिसाब से उनकी आवश्यकताएँ जो है कि बढ़ाई गई है। समस्याओं का समाधान हिंसा और संघर्ष अथवा उचित नीतियाँ। समस्याओं का समाधान केवल उचित नीतियाँ मंगला हैं। प्रसाद शॉर्ट करिएगा। हाँ, उचित नीतियाँ यही है कि संवाद जो है कि बने। संसदीय व्यवस्था में यदि संवाद की यदि स्थापना हो जाए, बहस की स्थापना हो जाए, वहीं से सारी समस्याओं का समाधान संभव है। और आज संसदीय व्यवस्था में जो है कि संवाद धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है, सिर्फ जो है कि वर्ग संघर्ष, सत्ता संघर्ष रह जा रहा है। तो समाधान के सभी जो है कि रास्ते धीरे धीरे बंद हो जा रहे हैं। और समाधान रास्ते यदि हमें तैयार करना है तो संवाद बढ़ाएं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी आदरणीय, बताइए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जो वर्ग सामाजिक जो भेद हुआ या जो जातिवाद पर आधारित हो रहा है, या कुछ दबंग लोग आ गए, तो हम देख रहे थे कि मुस्लिम शासकों में तो देखा जाता रहा है कि सत्ता जब भी हासिल किया गया है तो
संघर्ष यानी मतलब ताकत से ही हासिल किया गया है। अपने लोगों को या अपने नजदीकी लोगों को हत्या करके ही सत्ता प्राप्त किया गया है। मगर मैं कुछ हिंदू राजाओं का भी तथ्य देख रहा था, जिनमें प्रमुख नाम एक दो राजाओं का आता है, जिसमें सम्राट अशोक का भी नाम आता है। सम्राट अशोक अपने बिंदुसार के और एक वो हेलेनी के पुत्र थे, ये दोनों मिल करके करीब 100 भाइयों का उल्लेख, 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता, भाइयों को उल्लेख मिलता है इनका जैन ग्रंथ राज बलि कथे में मिलते हैं। तो सम्राट अशोक भी जो बने थे वो अपने सभी भाइयों का, मतलब अधिकांश भाइयों का वध करके ही सत्ता प्राप्त किए थे। इसी प्रकार का कथा जो है उज्जैन के सम्राट जो थे विक्रमादित्य के बारे में भी आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्ता प्राप्ति के 4 मार्ग दिखाई देते हैं: साम, दाम, दंड, भेद। समय के अनुसार नीति बदलता रहा है। कभी दंड भेद से सत्ता प्राप्त किया जाता था, बाद में आए तो आपका भेद नीति आया, उसके बाद अब दाम नीति आ गया। वर्तमान में दाम नीति का भेद, दाम नीति मतलब कि महतारी बंधन योजना और बिहार में अभी एक योजना लगे हैं, इस प्रकार जो प्रलोभन योजना है, या अपन किसानों को जो दिया जा रहा है, व्यापारियों को दिया जा रहा है, दीगर लोगों को जो दिया जा रहा है, छोटे छोटे, तो चाहे मोदी जी चावल दें या सामने वाला जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी दे रहे थे, बस यात्रा फ्री, फलाना फ्री, ढेकाना फ्री, तो जो फ्री की रेवड़ी है इसको हम दाम नीति बोलते हैं। तो कुल मिला जुला के जो है विचार, जो है विचार नीति तो आई नहीं, और विचारक जो है कभी एक मत हुए नहीं इस मामले पे, कि जो है कभी भी 4 विचार या 10 विचारक हो कि एक मत हो कि किस प्रकार से किया जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। कथन है कि ज्यादा जो होते हैं, मतलब जो संत होते हैं या उच्च विचारक होते हैं, इनका मत एक नहीं होता कभी, अधिकांश अभी तक ऐसा मान्यता रहा है। और राजनीतिक दल इसका फायदा उठा लेते हैं, विचार जनता तक पहुंच नहीं पाती है, उसका ही फायदा उठाते हैं कि जातियों में बांट देते हैं, वर्ग संघर्ष कर देते हैं, ऊंच नीच में, गरीब में, शोषित में, अगड़े में, पिछड़े में, इनमें बांट करके सत्ता करते हैं। वो सत्ता नीति है इनका। धन्यवाद। बबलू जी, कोई तो और क्या साथी बताएं। विचारक विचारक जो है बेवकूफ होते हैं और सत्ता पाने वाले लोग ज्यादा तेज होते हैं? मैंने ये नहीं कहा, विचारक कभी एक मंच पे नहीं आते, एक विचार नहीं मेल करते। आप किसी विचारक का बता दीजिए नहीं तो कि क्या जिनका ये विचार उनकी एक खाता हो, एक तो आता क्या हो, ये उनकी बेवकूफी एक होता कहा हो। जाए, कम अकली कहा जाए? नहीं, 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 आज आज तक के कोई, कहीं कोई ऐसा शास्त्र या कोई कहीं उल्लेख मिलता हो, वो चाहे धर्म के ज्ञाता हो या नीति के ज्ञाते हो, विचारक एक रहे हो, तो हमें बता दीजिए कोई उदाहरण मिलता हो आपके पास तो। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि विचारक अगर एक नहीं हो पा रहे हैं तो क्या ये हाँ, उनकी कम अकली कहा जाए? हाँ, कह क्या सकते कहा हैं। जाए उनको? मैं इस विषय पर कह कुछ सकते कहना हैं। चाह रहा था, आज जी के विषय बताइए पर। ज्ञानेंद्र जी। अ, एक बात तो ये बिल्कुल सही कही पवन जय जी ने कि ये ठीक है कि लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में सबकी सहभागिता को सुनिश्चित करने की बात आई, और जब एक केंद्रीयकृत व्यवस्था बनी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां एक ही डंडे से सबको हाँकने की बात आई, तो निश्चित तौर पे सभी लोग अपना अपना प्रतिनिधित्व तलाशने के रास्ते खोजने लगे, जिसमें तमाम राजनीति के तमाम पहलू बने, तमाम तरीके से, जिसको जातिवादी राजनीति कहा जा रहा है या फिर और भी बहुत सारी बातें। ये सिर्फ अपने अवसर को तलाशने, अपने प्रतिनिधित्व को तलाशने की कोशिश मात्र है। मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, अपनी जाति के लिए लोगों को लेकर आप आगे आएंगे तो दूसरी जाति वाले कट जाएंगे। कल की डेट में आज आपने इकट्ठा कर लिया है, परसों दूसरे वाले भी इकट्ठा हो जाएंगे, और एक समय ऐसी परिस्थिति आएगी कि सारे लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक जो सबके हित की बात करेगा वो निकल के सामने आएगा।
तो मुझे लगता है ये उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। समस्या ये है कि सत्ता में अपराधियों का घुस जाना, इसको मैं देखिए दो तरीके से देख पाता हूं। एक तो ये कि सत्ता में अपराधियों को घुसने का सबसे बड़ा कारण जो मेरे समझ में आता है कि राजनेताओं ने प्रारंभिक तौर पर ही इतने ज्यादा कानून बना दिए। आज मुनि जी ने भी लिखा था कि एक व्यक्ति का आ, कानूनन रह पाना, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति ये कहे कि मैं कोई कानून नहीं तोड़ता, बिल्कुल एक अच्छा नागरिक हूँ इस देश का, और कोई भी मेरे द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जाता जिसको कहा जाए कि मैं कोई गैरकानूनी काम कर रहा हूँ या कोई किसी अपराध में मैं लिप्त हूँ, तो ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां, सरकार ने मैं उसको इस तरह से कहना चाहूंगा कि सत्ताओं ने लोगों को लूटने के लिए इतने तरह के प्रपंचों की रचना कर ली कि व्यक्ति अपने आप को अपराधी मानने लगा, एक चीज। दूसरी चीज, उसका काम होने के लिए रास्ता ही अपराध से होकर जाने लगा। मतलब जब एक व्यक्ति घूस देकर अपना छोटा सा कोई भी काम करा रहा है, तो वह उस अपने खून पसीने की कमाई को बचाने के लिए किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो ये कह दे कि ठीक है, जाओ, तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा। और ये काम बाहुबलियों ने खूब अच्छे से किया, अपराधियों ने इस काम को खूब अच्छे से किया। मैं खुद ऐसे एक गांव से हूं जहां बड़े बड़े बाहुबली रहे हैं, और मैंने देखा है कि छोटे से छोटे काम के लिए गाड़ी, अगर कहीं आपने हेलमेट लगाए बिना आप चले गए हैं और आपके जेब में कहीं कोई दिक्कत है, रुपया है, पैसा नहीं है आपके पास, तो गाड़ी खड़ी करी और बेवजह फिर उसको इतना लंबा प्रोसीजर में आप फंस गए कि आपका काम पूरा ठप हो गया। ऐसी परिस्थिति में याद आता है गांव का, मोहल्ले का कोई एक ऐसा आदमी जो कम से कम पुलिस वालों से साठ गांठ कर लेता है और गाड़ी छुड़वा देता है। इन छोटे छोटे कामों के एहसान के नीचे दबा हुआ आदमी उनको वोट देने के लिए भी मजबूर हो जाता है। जितने बाहुबली आज सत्ता में हैं, मैं अच्छी तरह से देख रहा हूं, अच्छी तरह से समझ रहा हूं, और मैंने कई लोगों के साथ रह करके देखा है कि उन लोगों का जो मतदाता वर्ग है, जो उनको वोट देता है, वो सिर्फ अपने वोट को उनका एहसान चुकाने का एक माध्यम समझता है, इससे ज्यादा नहीं समझ पा रहा है। आप देखिए, ये जो इसकी राजनीति है बाहुबलियों की, ये प्रभाव में इसी वजह से आई और लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, बीच में कुछ चीजें बदली जरूर, लेकिन इसको इस वजह से जगह मिलती है, एक बात। दूसरी एक बात और खड़ी होती है कि बाहुबली क्यों इतना ज्यादा सत्ता में अपनी सहभागिता दे पा रहे हैं। एक और बड़ी वजह बनती है, अगर 10 प्रत्याशी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में खड़े हैं और उन 10 में से कोई एक बदमाश है, अपराधी है, अब उसके सामने दूसरा रनर अप अगर मान के चलिए कि बहुत शरीफ है, सीधा साधा सज्जन व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, तो पहले तो वो बाकी अपराधी बाकी के लोगों को अपने में मिलाएगा और उस व्यक्ति से, जिसको वो अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझता है, उसको एन केन प्रकारेण अपने प्रभाव में लेकर के छल बल अथवा कौशल से किसी भी तरीके से उसको पराजित करने का रास्ता निकाल ही लेता है। एक चुनाव हुआ था जिसमें मैंने देखा था कि एक बाहुबली दूसरे प्रत्याशी को किडनैप तक कर लेते हैं। पता चलता है कि ये जीतने वाला प्रत्याशी है, तो उसको किडनैप कर लो, और उसके जितने प्रचार करने वाली गाड़ियां हैं या उनके बात करने वाले लोग हैं, उनके बारे में बात करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी प्रताड़ित किया जाने लगा। अब इस परिस्थिति में एक बेहतर रास्ता ये निकल के आता है
कि अगर उस सीट पर अपनी जीत दर्ज करानी है, क्योंकि वहां तो संसद में तो सिर्फ सर गिने जाते हैं, तो जरूरी है कि एक बाहुबली के सामने एक बाहुबली ही खड़ा किया जाए। इन परिस्थितियों ने भारतीय राजनीति को एकदम से बिगाड़ दिया है। अब इसमें कोढ़ में खाज बन के आता है जातिवाद। जातीय समूह अपने प्रतिनिधित्व को बचाए रखने के लिए वो बाहुबलियों का भी समर्थन करना शुरू कर देते हैं। ये जो एक चक्र है ये लगातार बना हुआ, ये टूटेगा कैसे ये एक अलग बात है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अगर आप बिहार चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, तो मुझे लगता है यही परिस्थितियां लगभग कमोवेश हर जगह ऐसी ही हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा था। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगा। जी बताइए। बबलू जी ने बहुत सही बिंदु तक बात पहुंचा दिया था कि विचारक लोग जो है उन्हें अगर राजनीति की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो बेवकूफ या कम अकल कहलाएंगे, क्योंकि उसके लिए वो दिमाग नहीं लगा रहे। एक दूसरा नजरिया ये भी है कि विचारक सत्ताधीशों को बेवकूफ मानते ही राजनेताओं को मूर्ख मानते हैं। विचारक विचारक समाज के लिए होते हैं, वो समाज के लिए सोचते हैं, सत्ता के लिए नहीं सोचते। और वो जानते हैं कि सत्ता क्षणिक, आज तुम्हारे हाथ में है, कल तुम दूसरे के हाथ में होगा। नेता चाहते हैं कि विचारकों के जरिए शराफत का ढकोसला ओढ़ के राजनीति किया जाए, शराब का मजा कथरी के नीचे लिया जाए। विचारक तो ये जानते हैं नेता, सत्ता, ये सब जो है इन्हीं बेवकूफों के लिए है, इन्हीं लड़ने मरने वालों के लिए है। इनसे सिर्फ सुरक्षा और न्याय की बात रखो, बाकी इनको घोटाला करने दो, लड़ने मरने दो। रामपुर का नवाब कई ट्रक सोना चांदी रखा था, गायब हो गया। हैदराबाद का निजाम कई ट्रक सोना चांदी हीरा मोती रखा था, गायब हो गया, किसी का काम नहीं। लेकिन योग आज पूरी दुनिया से पैसा कमा रहा है। तो अवंती विचारक जी। जो है वो ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं, सत्ता को नहीं। इसलिए बबलू भाई मेरा ये कहना है कि विचारक जो है वो यहाँ पर आकर हम लोगों को समझ में आ जाता है कि वो सत्ता के लिए नहीं सोचते हैं। धन्यवाद। जी ठीक कह रहा हूँ आपका। मेरे को लगता है बहादुर सिंह जी ने हाथ उठाया है, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। बहादुर सिंह जी कुछ आप कह रहे हैं? ठीक है, कोई और साथी? मैं आज कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, धन्यवाद। जी जी जी, नरेंद्र जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। हेलो। जी बताइए आदरणीय। हाँ जी, नमस्कार जी। आज तो कोई विशेष ऐसी आपकी आवाज कट रही है या लगता है मुझे नहीं आ रही है। वो उनका बंद हो गया है। जी 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 हेलो, जी आदरणीय बताइए। आवाज आ रही है? जी हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हम लोग अभी क्या है कि खाली जो विधायिका है, जो जितने भी नेता आते हैं वो सब विधायिका के अंतर्गत आते हैं, और जो भी हम चर्चा कर रहे हैं आज वो उन्हीं पे कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका कार्य क्षेत्र, आप ये देखो, कोई सी सरकार आए, कभी भी सरकार बन जाए, कितने कोई सा चीफ मिनिस्टर हो, 6 महीने के अंतर जो कार्यपालिका के लोग होते हैं उनकी कार्यशैली को समझ जाते हैं, या वो क्या चाह रहे हैं ये समझ जाते हैं, फिर वो उसको यूज करते हैं। कितनी भी पॉलिसी इस देश में बनी, लेकिन वो नीचे लेवल पे जाने से नीचे तक पहुंचते पहुंचते या तो फेल हो गई, या उनका असर बहुत, मतलब बिल्कुल ही फेल हो गई, या बहुत ही कम असर हुआ।
तो उसके पीछे कौन थे? कार्यपालिका थे। कार्यपालिका में आते हैं ब्यूरोक्रेस्ट, और ब्यूरोक्रेस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ऑफिसों से जो उनका क्षेत्र है कायदे में, जो विधायिका तो बनाता है नियम और वो लागू भी करने की कोशिश करता है, लेकिन जब और करेगा किनके, इन्हीं के थ्रू, कार्यपालिका के थ्रू। और कार्यपालिका के लोग अपने ऑफिसों से तभी निकलते हैं जब बहुत कुछ मैटर हो जाता है, या तो कोई दंगा फसाद या कोई वैसा है, मतलब कोई बीमारी से मरने लग जाए, तब वो लोग निकलते हैं। और वो अपना अगर, और वो ये भी समझ जाते हैं, जैसे आज के टाइम में, पुराने टाइम में जैसे मायावती का टाइम ले लेते हैं कि मूर्ति बन रही है, तो वो सब मूर्ति पे ही लग जाएंगे, सारा प्रशासन उसी में लग जाएगा। आज के टाइम में बहुत कुछ चल रहा है, सारा प्रशासन उसी में लगा हुआ है, धर्म के नाम पे, बुलडोजर के नाम पे सारा उसी तरफ देख रहा है। तो प्रशासनिक लोग ये समझ जाते हैं कि नेता इस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, जो विधायिका में जो बैठे लोग हैं, वो क्या चाह रहे हैं, और वो उसको करने के साथ साथ अपनी सारी मतलब गतिविधियां लागू रखते हैं जो इस देश को बर्बाद कर रही है। दोनों मिलकर के कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नेता आता है उसको जवाबदेही, उसे पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, और इलेक्शन वो तभी जीतेगा जब वो पब्लिक, अगर वो पब्लिक के लिए काम नहीं करेगा तो वो चाहता है, लेकिन उसकी योजनाओं को जो फेल करने का रीजन है, वो मुझे लगता है कि कार्यपालिका के लोग कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, सिंपल सा है, बस 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। एक उदाहरण देता हूँ, मानो किसी भी, जैसे एक चीफ मिनिस्टर है अभी प्रेजेंट में, कोई यार पुराना मान लेते हैं, उन्होंने कोई भी एक पॉलिसी लागू करी कि जैसे अभी हर घर जल ही लगा ले, टंकी बन के तैयार हो गई, मतलब बड़ी, लेकिन उसमें पता चला जो पानी जाना चाहिए वो जा ही नहीं रहा। अब जा नहीं रहा तो उसकी विफलता किसके सिर पे आएगी? नेता के सिर पे। और कर कौन नहीं रहा? प्रशासनिक अधिकारी, वो जा ही नहीं रहे, इंजीनियर जा नहीं रहा, डीएम जाके देख नहीं रहा, या सचिव जाके देख नहीं रहा, तो वो वहां फेल हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि इसमें जो सब हमारे देश में सबसे ज्यादा जो हम लोग, और वही क्या है कि आज के टाइम में एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ी 2 मिनट में, कि उनके बच्चे देख लो, आज उनके किसी भी, ज्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और एक बंदे का अगर 1 साल का खर्चा लगा लो तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का बाहर पढ़ाने में आता है। और उनकी तनख्वाह अगर पूरी साल की लगा लो तो कितनी है? तो वो लोग कहाँ से पढ़ा रहे हैं? और उनकी यात्राएं निकाल लो, हवाई जहाज की, साल भर की, सरकार के अलावा, तो आपको पता चल जाएगा वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना? तो ये कहना मेरा मतलब, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कैसे मतलब देश बर्बाद हो रहा है, वो है मेन। हम लोग उनको तो दोष दे रहे हैं, लेकिन व्यवस्था ही बहुत खराब हो रखी है। और ब्यूरोक्रेट्स को जो अभी तक मुझे लगता है जिन्होंने कंट्रोल करा था थोड़ा बहुत, तो जितनी भी सरकारें आई, मैं गलत भी हो सकता हूँ और सही भी हो सकता हूँ, आप लोग बात नहीं है, कि किसी से अगर ब्यूरोक्रेट्स डरते थे तो मायावती से मुझे लगा कि डरते थे। क्यों? क्योंकि वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाती थी, मुझे वो लखनऊ बाद में पहुंचती थी, अगर कुछ भी हुआ तो पहले डीएम या कोई ना कोई सस्पेंड हो जाता। तो ब्यूरोक्रेट्स उसके उनके टाइम में डरे, और बाकी के टाइम में मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेट्स डर रहे हैं, या पहले मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, उनसे डरे। तो ब्यूरोक्रेट्स थोड़ा सा नकेश करने की जरूरत है। और बाकी तो देश जैसे चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा बदलाव कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये तो लोगों को करना ही पड़ेगा, वो सब सही है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है, कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। बस मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद। जी कुछ धन्यवाद कुछ आदरणीय। जयशंकर जी बतावे ना, जयशंकर जी नहीं बोले हैं ना अभी? नहीं बाबा जी। हाँ, तो जयशंकर जी तो बिहार के ही हैं। जी जी मैं बताइए कुछ आदरणीय। कहना सभी साथियों के लिए सबसे पहले नमस्कार। मदन जी जी 1 मिनट रुकिएगा। नहीं, थोड़ा जी रुकिए मदन जी, तो उनको वर्तमान से जयशंकर जी को मतलब बोलने दें। राजनीति, देश को मदन जी स्वतंत्र 1 मिनट होने रुक के जाइए, मदन जी बाद, आप रुकिए। उस समय जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत के लिए, तो उस समय कुछ नेता जो थे वो कर्मठ ईमानदार थे, लेकिन जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, गांधी जी, ये मतलब इनको देश से लगाव था। मतलब नेहरू जी जैसे भी थे, उनकी क्या चाल थी, किस तरह से मतलब वो उन्होंने शासन करा, तो वो सबको पता है।
कुछ वर्षों के बीतने के बाद इस देश में ऐसे नेता पैदा होने लगे जो मतलब एक प्रकार से बाहुबली, जो एमपी एमएलए बने और मतलब विधानसभा और संसद केंद्र में भी गए। लेकिन ज्यादातर राज्यों में मतलब इस तरह के नेता हुए जो मतलब भोली भाली जनता को डरा धमका कर मतलब जबरदस्ती वोट लेते थे। उनके जो गुंडे थे और जबरन मतलब बूथ कैप्चरिंग करना, मतलब लोगों को, सीधे साधे लोगों को डरा धमका कर मतलब वोट प्राप्त करना, जीतना, विधानसभा और संसद में पहुंचना, इस तरह की मतलब स्थिति हमारे देश में कई वर्षों तक चलती रही। अब भी इस देश में राज्यों में लगभग 80% ऐसे नेता हैं जो मतलब अपने मतलब एमपी हैं, एमएलए हैं, कुछ जो अपने अंडर के कुछ ऐसे गुंडा तत्वों को रखते हैं जो जनता को मतलब भय पैदा करके गांव-गांव में राजनीति पैदा करके दो दो पक्ष, मतलब हर गांव में, भारत के हर गांव में दो पक्ष मिलेंगे, दो नेताओं के वोट मिलेंगे, चाहे वो लड़ाई झगड़े करके चाहे फूट डाल के। इस तरह से आज भी वो मतलब पद्धति चल रही है। लेकिन धीरे धीरे अब जब से मोदी जी आए हैं तब से कुछ जुझारू नेता राजनीति में शामिल हो रहे हैं और मतलब कुछ ईमानदार भी हैं, कुछ बाहुबली भी हैं। ऐसे जो जो बाहुबली हैं वो परिस्थिति को देखकर अब शांत हैं, राजनीति में तो सक्रिय हैं लेकिन वो शांत हैं, लड़ाई झगड़ा मतलब किसी गरीब आदमी को नाजायज नहीं सता रहे हैं। लेकिन गांव-गांव में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं, डाकू प्रवृत्ति के हैं, शराबी उत्पाती हैं, वो जो है उत्पात अब भी करते रहते हैं। लेकिन राजनेताओं में सुधार हो रहा है जब से मोदी जी आए हैं और देश की परिस्थिति वर्तमान वर्तमान सरकार लोकतंत्र जो भारत में है वो मेरे हिसाब से तो ठीक काम कर रहा है कुछ राज्यों में। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां दूसरी कौम को तो लाभ हो रहा है और अगर कोई मतलब हिंदू उत्पात करता है तो उसका पूरी तरह से दमन किया जाता है। अगर हिंदू मर जाता है तो मतलब उसका विशेष ख्याल नहीं किया जाता जहां कांग्रेस का शासन है। तो इस तरह से दो राज्य जो है मतलब अधिक प्रसिद्ध थे, एक बिहार और यूपी। गत वर्षों में जब मुलायम सिंह की सरकार थी और लालू प्रसाद की सरकार थी, इन राज्यों में मतलब इतनी गुंडागर्दी होती थी कि दिन दहाड़े नेताओं का भी नेता कत्ल करवा देते थे। जो सीधे साधे नेता थे, सज्जन थे, ईमानदार थे, उनका मर्डर करवा देते थे और जो बाहुबली थे वो शासन की सत्ता की आड़ में बच जाते थे। बस इतना ही कहूंगा। जी धन्यवाद। जयशंकर जी जी बताइए। जी जी नमस्कार। जी बताइए सबसे आदरणीय। सबसे पहले आज बिहार का जो लोक पर्व है छठ, उसका नहाय खाए है, इसलिए पहले उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और आज का जो विषय है वो बिहार से संबंधित है। बिहार की जो परिस्थितियां हैं उसका कुछ एक प्रारूप जो जो कार्यक्रम समन्वयक हैं उन्होंने रखा। हकीकत यह है कि बिहार में जातीय व्यवस्था एक हकीकत है। आज भी जो जातीय व्यवस्था का दोष है उससे बिहार के हर लोग पीड़ित हैं, जिसका कारण है रहा हो ये, चाहे वो मंडल कमंडल की राजनीति रहा हो, बीच में जो जातीय व्यवस्था में आपसी सद्भाव की व्यवस्था थी वो और ही सुदृढ़ हो गई जब यह मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई। और उसका भुक्तभोगी बिहार का हर व्यक्ति है। और ये पलायन की समस्या हो या बिहार में गरीबी हो, वह उसका मूल कारण यही है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जाति हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और जातीय आधार पर जो अपराधीकरण हुआ वह एकदम पूर्व के वक्ता ने सही कहा कि वो छोटी छोटी बातों के लिए जो समर्थन, मतलब कि जब कोई व्यक्ति चाहे वो सत्ता के कारण या समाज में अन्य वर्ग के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो निश्चित रूप से उसे अपने स्वजातीय जो भी उसके
झंडावरदार हैं स्वजातीय में, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो सकते हैं, उन लोगों ने उनको इस तरीके से, निश्चित रूप से बिहार बहुत ही संवेदनशील जगह है। यहाँ कोई शिक्षित अशिक्षित हो उससे कोई मतलब नहीं है, सारे लोग जागरूक हैं। जागृति यहाँ की मतलब हमें कभी कभी लगता है कि हमारी जो बिहार की परिस्थिति है उसमें अति जागरूकता भी एक हमारे पिछड़ेपन का कारण है, क्योंकि हम हकीकत को नहीं मान पाते हैं और जो हमें दिखाया जाता है, चाहे वो जाति के आधार पर दिखाया जाए या अर्थ के आधार पर दिखाया जाए, या जो भी राजनीतिक दल हैं वह जो हम लोगों को जो सुरक्षा और संरक्षा की बात करते हैं कि आपका विकास हमारे ही नीतियों के कारण हो सकता है, तो उस परिस्थिति में बिहार के लोग उसके शिकार हो जाते हैं। ब्रजेश जी ने बहुत ही सही कहा कि हाँ, बिहार में भावनात्मक लोग की संख्या काफी है। वो उनकी भावना, उनकी जो अति जो जागरूकता है उस पर इतना हावी है कि वह उससे बाहर देख ही नहीं पाते हैं। रही बात इसका समाधान क्या होगा, समाधान निश्चित रूप से जब किसी चीज का अति होता है तो अंत भी होता है। अपराधीकरण आज, आर्थिक अपराधीकरण आज सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में हम चाहते हैं कि जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग तो राजनीति में आज जो चुनावी मॉडल है भारत का, उसमें आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना अर्थ का हो नहीं सकता है और बिहार में अर्थ की कमी है। अर्थ किसके पास है? तो जो राजनीति में है या जो दबंग हैं, जो अपराधी हैं, उन्हीं के पास अर्थ है। तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए हमें जो यहाँ की जागरूकता है, यहाँ जो परिवर्तनकारी लोग हैं, जो निश्चित रूप से उनको दिशा देने वाले, चाहे जेपी का आंदोलन रहा हो या लालू यादव ने जो हमेशा, लालू यादव की कितनी भी आलोचना हो, एक चीज के लिए लालू यादव को बिहार में निश्चित रूप से कहा जाएगा कि उन्होंने उस वर्ग को और कुछ दिया हो ना दिया हो, एक बानी दिया, बोली दिया, जिसके कारण वो वर्ग आज भी लालू को पूजता है। वो निश्चित रूप से यहाँ दबा दिया जाता है लोगों को। मैं जिस वर्ग से आता हूँ, निश्चित रूप से हम बिहार के अब पीड़ित वर्ग हैं, जो आज तक हम सत्ता में ही रहे थे, क्योंकि हम भूमिहार ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और बिहार की सत्ता में ये केंद्र रहा है। और आज जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी जब बिहार में सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है, तो आप अगर उसका टिकट का जो वितरण देखेंगे तो भूमिहारों को काफी महत्व दिया है, जो कि 90 के दशक में भूरावाल साफ करने की बात कर रहे थे। तो परिस्थितियां बदली हैं। इन परिस्थितियों में हमें जो आपने जो मंच बनाया है, उस मंच का इस अपराधीकरण से, जो राजनीति में अपराधीकरण और जातीय स्वाभिमान की जो बातें हैं, उसे कम करके मानव के बीच किसी प्रकार का कोई भेद ना हो, इसके लिए चिंतन की आवश्यकता है। रही बात सत्ता की, सत्ता इसमें कोई सुधार नहीं कर सकता है। सत्ता लोकतंत्र में गिनती पे होता है, तो गिनती में निश्चित रूप से जब संख्या बल पर, जातीय आधार पर हम संख्या बल को देखेंगे, तो जो जाति सक्षम होगी वो आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए उन बातों को, ये जातीय समीकरण को किस तरीके से तोड़ना है, आज अगर बिहार को पुनः गौरवशाली अतीत को प्राप्त करना है, तो हम विचारकों का यह दायित्व है कि हम उसे दिशा दें, क्योंकि ये राजनीति के लोग जो पूर्व में ये निर्धारित ही है कि 8 आधार पर बांट के अपना लाभ कमाते रहे हैं, उसे रोकने के लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। तभी समाज की एक नई व्यवस्था स्थापित की जाएगी। और जो दोष है, आज का जो विषय आपने रखा वो काफी समीचीन है। हमारे यहाँ अभी चुनाव हो रहा है, और अगर इस प्रकार का चिंतन लोगों के बीच जाए
तो निश्चित रूप से लोग जो हकीकत है जिसके कारण से दिग्भ्रमित थे, इस जातीय आधार पर वोटिंग कर रहे हैं या क्षणिक स्वार्थ के लिए वोटिंग कर रहे हैं कि हम हमारे जाति का अगर नेता होगा तो ही हमारा कल्याण करेगा, इन बातों से दूर करने के लिए हम विचारकों को अपना विचार समाज तक पहुंचाना होगा। तभी एक समरस समाज की स्थापना होगी और समाज को सुदृढ़ करने की जो मुहिम लोक स्वराज्य के द्वारा चलाया गया है उसका ये लक्ष्य होना चाहिए। मैं आयोजक के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही सही समय पर एक बहुत ही सही विषय पर, जो कि निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय राजनीति को नई दिशा देगी, उस अवसर पर जब हम 6 और 11 तारीख को वोटिंग बिहार के लोग करने जाएंगे तो निश्चित रूप से इन बातों से ऊपर उठ के नई सामाजिक संरचना के लिए अगर हम कार्य कर पाए और अपनी बातें वहां तक पहुंचा पाए, समय कम है लेकिन अगर विचार शुरू हुई है तो बीज क्रांति, इस वैचारिक बीज क्रांति को इसने कम समय में भी हम वहां तक लोगों तक को इसके प्रति जागरूक करके एक नई बिहार से एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद। ये थोड़ा सा मैं अपनी बात रख दूं। जी बाबा जी। जो भारत में 4 प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उन चारों का पूरा प्रभाव बिहार में है, चारों का। और कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां इन चारों का लगभग समान प्रभाव हो। ये 4 विचारधाराएं हैं: साम्यवाद, भारतीय जनता पार्टी, उसमें संघ वगैरह सब शामिल हो गए, सोशलिस्ट, समाजवाद, और चौथा है कांग्रेस। चारों को आप बिहार में यह नहीं कह सकते कि किसका प्रभाव ज्यादा है किसका कम है। चारों की अलग अलग सोच है, राजनीतिक तरीका चारों का अलग अलग है। साम्यवाद पूरी तरह वर्ग प्राथमिकता बाबा जी देता है, आपकी लेकिन बाकी वर्ग संघर्ष को भी वो साथ लेकर चलता है, मुख्य भले ही अर्थव्यवस्था के टकराव को लेता हो। मेरी आवाज जा रही है ना? जी बाबा जी आवाज आ रही है। ठीक है। दूसरी है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी लगभग केंद्रित रहती है हिंदू मुसलमान पर, उसकी पूरी राजनीति इसी पर चलती रहती है। तीसरे है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट सारी राजनीति जातिवाद पर चलती है शुरू से। ये मैं रह करके देखा हूं। समाजवादी जहां भी रहेगा वो उच्च जाति और नीच जाति इसका फर्क जरूर करता है। और चौथा है कांग्रेस। कांग्रेस का काम लगभग भ्रष्टाचार पर चलता है। ये चारों का अपना अपना चरित्र है और चारों के चरित्र में अपराधियों को शरण मिल जाती है, करीब करीब सबके साथ। भाई देखिए, साम्यवादियों को अपराधियों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि साम्यवादी
आम तौर पर खुद कभी नहीं टकराता है, खुद लड़ाई नहीं करेगा, लड़ा देगा जरूर। मैं इसके बहुत उदाहरण जानता हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है हम लोग। साम्यवाद हमेशा साम दाम दंड भेद की जो चर्चा हो रही थी, उसमें हमेशा भेद का सहारा लेता है। और बाकी जो तीन हैं, इन तीनों में समाजवादी और कांग्रेस ये तो अपराधियों की मदद लेते ही हैं। बीजेपी वाले भी जरूरत के मुताबिक, अगर हिंदू है तो बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा, भले अपराधी हो तो कोई बात नहीं है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अपराधियों का समावेश सबके साथ हो जाता है। अब बिहार में तो चारों समकक्ष हैं। वर्तमान समय में जातिवाद की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि पहली बात कि लालू प्रसाद की राजनीति जातिवाद पर ही टिकी रहती है। दूसरी बात कि राजनीतिक परिस्थितियां मजबूर कर रही हैं बिहार में कि सब लोग जातिवाद का सहारा लें। क्या मजबूरी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ध्रुवीकरण कर दिया हिंदू मुसलमान के बीच। अब दिक्कत ये आ रही है बाकी दलों के पास कि बाकी दल अगर हिंदुओं को न तोड़े तो चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। तो बाकी दलों के पास लगभग मुसलमानों का कुल वोट बिहार में लगभग 20% मान लीजिए मुसलमानों का, और ईसाइयों का मिला देंगे तो 20-22 हो जाएगा। ये बिहार का प्रतिशत होगा। इतना वोट तो विपक्ष का रिजर्व है। जीतने के लिए चाहिए 45% मान लीजिए वोट। अब विपक्ष को कुल चाहिए 25%। उस 25% में भी साम्यवादी सारे के सारे विपक्ष के साथ हैं, संघ विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं। तो सभी कम्युनिस्ट, सभी गांधीवादी और बाकी कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ समाजवादी, ऐसे मिला करके विपक्ष का वोट भी करीब 38-40 तक पहुंच जाता है। अब विपक्ष के सामने एक समस्या आती है कि अगर हिंदुओं को जाति के आधार पर 5-7% नहीं तोड़ा जाए तो विपक्ष जीवन भर कर लड़ता ही रह जाएगा, कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगा। तो विपक्ष को भी 45% तो चाहिए ही। यहां आकर के मजबूरी हो जा रही है कि विपक्ष जातिवाद का सहारा ले, राजनैतिक मजबूरी। विपक्ष भी जानता है, देखिए आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ने
कई बार ये नारा दिया है, जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। उस समय जातिवाद को प्रश्रय नहीं देते थे, आज देना मजबूरी हो गई है। आज अब कांग्रेस पार्टी खुल करके जातिवाद का समर्थन कर रही है। समाजवादी तो संस्कारित है जातिवाद के पक्ष में। ऊपर से ये आवाज गड़बड़। एम वाई मुस्लिम यादव समीकरण बनता है, कभी कभी और कुछ जातियों को मिलाकर के समीकरण बनता है। बीजेपी की भी यह मजबूरी हो जाती है कि अगर वह जातिवाद को डिनाई कर दे तो सत्ता हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि 5% का तो केवल फर्क है। अब अगर 5% आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, फलाना ढिकाना, ये जातिवाद के नाम पर अगर बीजेपी नहीं बचा सकती है और वह जातिवाद का विरोध कर देती है तो सरकार हाथ से चली जाएगी। अब बीजेपी की मजबूरी है कि वह साम्यवादियों में से एक भी वोट नहीं ले पाएगी, वो तो जाएंगे ही उधर। गांधीवादियों से भी कोई उम्मीद नहीं है, वो तो पूरा सारी ताकत ही लगाएंगे कि विपक्ष को मजबूत करने में। तो गांधीवादी को तोड़ नहीं सकते, साम्यवादियों को तोड़ नहीं सकते। कांग्रेस, समाजवादी तो चुनाव में ही मौजूद हैं। तो बीजेपी के सामने दिक्कत ये आती है कि वह किस पर अपनी ताकत लगावे। या तो मुसलमानों में दो गुट करे, तो बीजेपी उस तरह का प्रयत्न भी करके देख चुकी है। पसमानदा मुसलमानों को का नारा लगा करके कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई अब तक। तो तब बीजेपी के सामने भी संकट है कि जातिवाद के सहारे ही हम बचा सकते हैं अपनी रणनीति को। इसीलिए आप ये देखिएगा कि अगर कोई भ्रष्टाचारी नेता किसी भी दल में है तो उस भ्रष्टाचारी पर मुकदमे चलते हैं, अगर वो विपक्ष में है। और वही भ्रष्ट व्यक्ति अगर दल बदल करके और बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसके भ्रष्टाचार को माफ कर दिया जाता है। आमतौर पर होता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो चलता ही है भाई। इसके अलावा उपाय क्या है? अगर सारे भ्रष्ट भारत में एकजुट हो जाए तो 1 मिनट नरेंद्र मोदी टिक नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी की भी मजबूरी है कि भ्रष्टाचारियों को बांट कर रखना पड़ेगा। उसी तरह क्रिमिनल्स को भी, वैसे पिछले 10-15 वर्षों में क्रिमिनल्स को दबाया जा रहा है अब धीरे धीरे। अब यानी क्रिमिनल्स पर उतना आश्रित नहीं है पहले जैसा, लेकिन जातिवाद तो पूरी तरह अपने चरम पर है। और क्रिमिनल्स भी अभी तक
भाई सभी दल तो उनकी कुछ ना कुछ मदद ले ही रहे हैं, कम ज्यादा हो सकता है। ये मैंने आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति पर अपनी बात बताई, और कोई बात आप आगे बढ़ाइए या कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। कोई भी साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात है तो। हेलो। जी बताइए। हेलो। बताइए। नहीं। नीता जी कुछ बोल रही हैं आप? जी, कोई और साथी बताएं। हेलो। जी बताइए आप। हेलो। नीता जी आवाज आ रही है आपकी? अच्छा। हाँ बाबा जी, मुझे पूछना है एक प्रश्न। प्रणाम। मुझे ये पूछना है, जैसे अभी आपने कहा कि क्रिमिनल्स पे जो है अब कमजोर हो रहे हैं कुछ वर्षों में, तो इसका कारण क्या है? कारण तो मैं पूरा बता दिया हूं। जी। राजनीति में जी। 45% वोट होना चाहिए चुनाव जीतने के लिए भी, और 45% से अगर कम होगा तो आप चाहे जितने लोकप्रिय हों, जितने ईमानदार हों, राजनीति में आपका कोई स्थान नहीं है। मुझे अच्छी तरह जानकारी है, अच्छी तरह जी। जानकारी क्या, देखा हुआ हूं। पूरनचंद सोशलिस्ट हम्म। पूरा ईमानदार रहे। बिहार में जी। खदान मंत्री बने वो पूरनचंद। जी। 100% ईमानदार रहे। हम्म। एक किसी के घर में फ्री में छोटे से कमरे में रहते थे, जी। और आप सोच लीजिए कि पूरनचंद जब दोबारा चुनाव लड़े, जी। चुनाव हार गए। हम्म। उनको माने इंदर सिंह नामधारी चुनाव जीते, जी। और तीसरी बार वो जब खड़े हुए तो जमानत जब्त हो गई पूरनचंद की। ये आप समझ लीजिए कि ईमानदारी का क्या परिणाम हुआ। जी। भाई आवाज। लरम साहब भी मेरे टाइम में थे, उनका भी करीब करीब उसी तरीके से हुआ। हाँ तो चलिए। बाबा जी, अगर ऐसे जो बात आप बता रहे हैं, ऐसे मतलब ऐसे ईमानदार होने से जो है नुकसान होता है और आगे नहीं बढ़ अगर पाता है अगर राजनेता, अगर तो इसका अगर मतलब जो लोग ईमानदार गलत रहना गलत है, जो क्रिमिनल्स जो सुनिए तो, राजनेता है, तो क्या हाँ वो सुनिए, उनको इस हिसाब से ठीक कहा जाएगा? हाँ बता रहा हूं मैं। अगर आपको ईमानदार एकदम रहना है जी। तो विचारक लाइन में जाइए। नेतागिरी लाइन में अगर जाना है वर्तमान परिस्थितियों में, तो आपको समझौते करने पड़ेंगे वहां नेतागिरी में। राजनीति और ये विचार या धर्म, ये दोनों अलग अलग हैं। हम्म। मार्गदर्शक जो होता है वो सत्यवादी हो सकता है, जी। मार्गदर्शक पूरा ईमानदार हो सकता है, हम्म। लेकिन राजनेता का स्तर आप मार्गदर्शक के समान मानकर चलेंगे तो उसे राजनीति छोड़ देनी चाहिए।
और बताइए, कोई प्रश्न किसी का कुछ हो तो, और नहीं तो आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा जी मेरा एक और प्रश्न है। ये हमारे देश में वैसे तो पता नहीं आजादी की क्या परिभाषा, मैं तो मानती नहीं हूँ भारत आजाद हुआ, लेकिन फिर भी बोलते हैं 1947 को हम लोग आजाद हो गए। तो जब हम लोग ये नकली वाले आजाद हुए थे, तो इससे पहले हमारे देश में बहुत अच्छे राष्ट्रवादी, देश समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व वाले राजनेता भी, मतलब व्यक्तित्व होते थे। लोकमान्य तिलक जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, विनोबा भावे हैं। तो बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व होते थे। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश वाला और ये जो बिहार वाला जो जंगल राज जो आया, तो ये क्या हो गया कि ऐसा कौन से कारण हो गए कि जंगल राज भारत में, मतलब नेता ऐसे हो गए जंगल राज लाने वाले, ये कहाँ से आया होगा? ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, मैं ये बताता हूँ। जी आपका प्रश्न हो गया ना कि और बाकी है? नहीं, बस हो गया बाबा जी कि ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया जब इतने राष्ट्रवादी नेता थे? तो मैं आपको समझा देता हूँ। उस जी समय पूरा समाज जी में भ्रष्टाचार नहीं था। हम्म तो पूरे समाज में अगर 80% त्याग था, पूरे समाज का, सच बोलने हम्म वाले थे उस समय। हम्म, ये जी बाल गंगाधर तिलक और जिनका नाम आपने बताया, जी ये 90%, 95% रहे होंगे उस समय, क्योंकि समाज में 80% थे ईमानदार, सच बोलने वाले, त्याग करने वाले। आज पूरे समाज में ईमानदार और चरित्रवान और जो भी आप कहिए, उनको पता नहीं क्या हो गया था। त्याग करने वाले लोगों का प्रतिशत 1-2 बचा है पूरे समाज में। सच बोलने वालों का प्रतिशत भी इतना कम है। तो ऐसे जी समय में हम उसको खाली याद करने से कि वो ऐसे थे ऐसे थे, उस समय समाज कैसा था ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। जी क्योंकि समाज से ही तो वो लोग जाते हैं, जो राजनेता हैं वो समाज से जाते हैं। तो जी इसलिए उस स्तर से आज के स्टैंडर्ड की तुलना करना उचित नहीं है। हम्म। चलिए, और कोई कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त करिएगा। या ब्रजेश जी आप देख लीजिए अब आगे। जी ठीक है बाबा जी। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, अन्यथा मीटिंग को समाप्त करेंगे। हेलो ठीक है सर। जी हेलो। बताइए आदरणीय। हाँ, एक क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन था। जी बताइए आदरणीय। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मानो कोई जैसे झूठ बोलना है। झूठ बोलना, जैसे अभी एक चर्चा में आया था कि झूठ मतलब बहुत ज्यादा तो लोगों को झूठ बोलना पड़ता है या डर की वजह से डिसीजन चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज तो अगर हर बंदा अपने में कर लेगा, भाई सबको तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन हर बंदा अपने से तो सुधार सकता है ना। हम कोशिश अपने से नहीं कर रहे। और मुझे लगता है डर डर जो है, डरता वो है जो खुद गलत होगा, उसी को डराया जा सकता है जो खुद गलत है और कुछ है। अगर नेता बड़े पद पाने के बाद डर रहा है, प्रशासन के होने के बाद, तो वो कुछ ना कुछ गलत कर, तभी वो डर सकता है। अगर उसमें डर है तो वो गलत कर रहा है कुछ। डर से ही, मतलब डर जो है, गलत गलत करने वाला ही आदमी डरेगा। सच बोलने वाला 10 लोगों में कह के कहेगा कि मैं नहीं डर रहा, और उसे कोई डरा भी नहीं सकता। यही बस मुझे कहना है। क्या कोई प्रश्न हो तो बताइए ब्रजेश जी, नहीं तो आप बता दीजिए। नहीं बाबा जी कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है। ठीक है, आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।